आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NISM सीरीज़ 8 बेसिक डेरिवेटिव्स सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। तो जिन लोगों को ट्रेडर बनना है या फिर किसी कंपनी में एज अ ट्रेडर काम करना है या फिर इन्वेस्टर काम करना है, उन्हें ये एग्ज़ाम पास करना इंपॉर्टेंट रहता है। ये ऐसा कोर्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो आपको सर्टिफाइड बना देता है और इसके हेल्प से आपको आसानी से जॉब लग सकती है स्टॉक मार्केट की फील्ड में। इस एग्ज़ाम में टोटल 10 चैप्टर्स रहते हैं, सवाल केवल MCQs आते हैं। तो आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और उतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें 7 पार्ट्स हैं। पहला है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, दूसरा है डेरिवेटिव्स मार्केट, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन, तीसरा है इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, चौथा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स, पांचवा है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, छठा है सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, और सातवां वेरियस रिस्क फेस्ड बाय पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होता है? बहुत सिंपल डेफिनेशन में बताता हूँ। वैसा प्रोडक्ट या कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू किसी एसेट से डिराइव की हो, यानी, और क्योंकि हम स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट की जगह हम लोग कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू किसी एसेट से डिराइव की गई हो। ठीक है, यहाँ पर जो एसेट है उसको हम अंडरलाइन बोलेंगे। ठीक है, और जो डिराइव की हुई कॉन्ट्रैक्ट है उसे डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे निफ्टी 50 है, मान लो ये एक एसेट है, इससे निकला हुआ है 25,000 CE ऑप्शन कॉल, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, इस केस में ये निफ्टी 50 अंडरलाइन है, और ये जो 2500 CE ऑप्शन कॉल है ये डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, सिंपल है। अब थोड़ा सा फुल फॉर्म्स देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, पहला है CBOT, ये है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये याद करेंगे। ठीक है, इसी को बाद में हम शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज के नाम से भी जानने लगे। ठीक है, इन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट किया, तो कुछ डेट्स है जो इम्पोर्टेंट है, हम वो देख लेंगे। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में ही है। सबसे पहले 1865 में इन्होंने US फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किया। फिर 1972 में इन्होंने करेंसी फ्यूचर लॉन्च किया। ठीक है, 3 साल बाद 1975 में टी बिल फ्यूचर लॉन्च किया। ठीक है, टी बिल मीन्स ट्रेजरी। उसके बाद 1977 टी बॉन्ड्स फ्यूचर लॉन्च किया। ठीक है, और 1982 में यूरो डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया। ठीक है, ये 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने लॉन्च किया हुआ है। ये डेट्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेंगे हम। ठीक है, एक की 65 है ऐसे देखे तो, और ये 72 से 3 साल बाद 75, फिर 2 साल, और फिर ये 5 साल। ठीक है, ऐसे हम याद कर लेंगे। ये 5 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब आता है CBOE। ठीक है, इसको कहेंगे शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। यहाँ एक्सचेंज है, यहाँ ट्रेड, बस इतने का फ़र्क है। ये फर्स्ट मार्केट प्लेस है जिसने ऑप्शन लिस्टिंग की।
ठीक है, 1973। इस चैप्टर में 8-10 डेट्स हैं जो याद करना इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ है नहीं उतना याद करने जैसा, एग्ज़ाम में कहीं पूछ दे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बस 7-8 या फिर हार्डली 10, उससे ज़्यादा नहीं है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ये चैप्टर 10 मार्क्स का, यानी टोटल ये 10% वेटेज है इस चैप्टर का, तो इसलिए डेट्स वगैरह अवॉइड नहीं करते हैं, इनकेस पूछ दे तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, CBOE ने, इसी ने S&P 500 एंड S&P 100 लॉन्च किया। ठीक है, कौन से साल में? 1983 में। ठीक है, तो अभी तक कितने डेट्स हैं? 1 2 3 4 5 और टोटल 6। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, यानी बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन, ये दोनों कवर हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ है जो देखनी है, फैक्टर्स ऑफ एक्टिव डेरिवेटिव्स मार्केट। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जो डेरिवेटिव मार्केट को अफेक्ट करते हैं, एकदम सिंपली देखेंगे। पहला है जो एसेट होता है या फिर अंडरलाइंग, उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन जितना ज़्यादा हो, ये डेरिवेटिव मार्केट उतना ग्रो करता है, क्योंकि ऑप्शन का काम ही है वो प्राइस के मूवमेंट पे ही वो प्रॉफिट लॉस बताता है। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट या लॉस होगा। तो और वो देख के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट आएंगे तो और ज़्यादा मार्केट ग्रो करेगा। इसलिए प्राइस फ्लक्चुएशन एसेट की इंपॉर्टेंट होती है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इंटीग्रेशन मीन्स क्या हुआ यहाँ पर? इंटीग्रेशन मीन्स वो रिलेशन, मतलब रिलेशन एक तरह से जितने कंट्रीज़ में रिलेशन अच्छे बनेंगे उतने पार्टिसिपेंट्स और बढ़ेंगे और हेंस डेरिवेटिव मार्केट ग्रो करेगा। ठीक है, तीसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब जितना ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा डेरिवेटिव के लिए उतना बेटर, उतना ज़्यादा ग्रोथ। ठीक है, चौथा मार्केट पार्टिसिपेंट, तो जितने पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे उतना ग्रोथ होगा मार्केट। पांचवा है जितने नए इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस मार्केट को इजी करने के लिए इन्वेंट होंगे, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और डेरिवेटिव मार्केट ग्रो करेगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ तक ठीक है। अब आता है इंडियन डेरिवेटिव मार्केट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा ये टॉपिक है, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, इसमें आता है SCRA, द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। SCRA का काम ये है कि किसी भी सिक्योरिटी में कोई भी स्कैम वगैरह होने से रोकना और रेगुलेशन प्रोवाइड करना ताकि हर चीज़ स्मूथली हो। पर ये डेरिवेटिव्स पे अप्लाई नहीं होता था, तो डेरिवेटिव्स को भी एक तरह का सिक्योरिटीज़ बाद में घोषित कर दिया गया ताकि SCRA के यूथ से
वो उसमें कोई स्कैम ना हो और हर चीज़ प्रॉपरली रेगुलेशन के साथ हो, इसलिए। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज़ अलग अलग है क्या, तो नहीं, ये सेम है। ठीक है, ताकि एक्ट अप्लाई हो सके इस पर, इसलिए डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग कब स्टार्ट हुआ? इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ फ्यूचर इंडेक्स जून 2000 में। ठीक है, एक साल बाद ऑप्शन इंडेक्स जून 2001, उसके बाद स्टॉक फ्यूचर, ठीक है, ये नवंबर 2001। यानी 3 इंपॉर्टेंट डेट जो याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और एक्सचेंज है जिस पर ट्रेड होता है हर तरह का, जैसे नॉर्मल ट्रेड होता है स्टॉक वगैरह या फिर कुछ भी करेंसी वगैरह, ये MSCI है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जितना बता रहे हैं एक्चुअल स्टॉक मार्केट में तो शायद ही कुछ काम है, पर पता नहीं, एग्ज़ाम है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखने की है, इन्होंने डेरिवेटिव ट्रेडिंग फेब 2013 में स्टार्ट किया। बस इतना ही था। इंडियन डेरिवेटिव मार्केट दिया हुआ बहुत कुछ है, मैंने सबको समराइज़ करके लिख दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या है डेरिवेटिव मार्केट में। ठीक है, तो डेरिवेटिव मार्केट में 4 प्रोडक्ट होते हैं। पहला है फॉरवर्ड, दूसरा है स्वैप, तीसरा है फ्यूचर और चौथा है ऑप्शन। ठीक है, बारी बारी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आता है फॉरवर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड को कैसे डिफाइन करते हैं कि फॉरवर्ड क्या है? ये किसी भी दो पार्टीज़ के बीच का एग्रीमेंट है। ठीक है, किसी भी एसेट को लेकर कि वो ऐसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि फ़िक्स प्राइस पे फ्यूचर डेट में इसको खरीदेंगे। ठीक है, जैसे आज इन्होंने डिसाइड किया कि गोल्ड को 2 महीने बाद 60,000 रुपये पर 10 ग्राम पे खरीदेंगे, तो फिक्स प्राइस हो गया। चाहे प्राइस गोल्ड का कुछ भी चला जाए 2 महीने बाद, पर वो प्राइस एक बार फिक्स हो गया और वो 2 महीने बाद खरीदेंगे, मतलब उसी प्राइस पे आपको बेचना होगा। ठीक है, तो ये होता है फॉरवर्ड। इसको डिफाइन कर देते हैं, दो पार्टीज़ के बीच का एग्रीमेंट किसी एसेट को लेकर, ठीक है, लेकर फ्यूचर फिक्स डेट में फिक्स टाइम पर बाई सेल करने के लिए। ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड। ठीक है, अब फ्यूचर क्या होता है? कुछ नहीं, फॉरवर्ड को स्टैंडर्डाइज कर दो। ठीक है, वो फ्यूचर हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज मतलब हर चीज़ स्टैंडर्ड, यानी क्वांटिटी फिक्स, प्राइस फिक्स, ऐसे करके ये चेंज नहीं हो सकता, नॉन नेगोशिएबल है, ये फिक्स हो गया, तो होता है स्टैंडर्डाइज करना। ठीक है, एक टर्म आता है कस्टमाइज़ करना, यानी उसमें आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो, क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। अगर प्राइस वगैरह आप डिसाइड करें तो फॉरवर्ड हो गया, अगर प्राइस वगैरह ये सब एक स्टैंडर्डाइज है तो फ्यूचर हो गया। ठीक है, अब आता है ऑप्शन। ठीक, तो ऑप्शन तो एक वैसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर्स को राइट देता है कोई भी एसेट को बाई सेल करने का एक फ़िक्स प्राइस पर किसी फिक्स डेट तक में या फिर उससे पहले। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बायर को राइट देता है बाई सेल करने का किसी भी एसेट को किसी फिक्स प्राइस पर किसी फिक्स डेट पर या फिक्स डेट के पहले, ऐसा। तो ये होता है ऑप्शन। ठीक है, ये कहता है स्वैप। एक मूवी थी, मैं नाम भूल गया, हाँ, 2008 के US इकोनॉमी के क्रैश पे बनी हुई थी, उसमें वो मार्केट में स्वैप खरीदता। तो हाँ, आज हम जानेंगे स्वैप क्या होता है। ठीक है, कि दो पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट की तरह होता है, जिसमें कैश फ्लो एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक,
जैसे एग्जांपल में मान लो कि फिक्स इंटरेस्ट रेट है, उसको फ्लोटिंग में चेंज करना है, स्वैप हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी कैश फ्लो को एकदम एक्सचेंज कर देने को स्वैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन देख लें, ठीक है। अब देख लेते क्या क्या। एक तरह से देखेंगे फॉरवर्ड और स्वैप एक कपल हो जाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक कपल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ट्रेड करता है एक्सचेंज पे फॉरवर्ड, नो। फॉरवर्ड और स्वैप एक्सचेंज पे वो ट्रेड नहीं करता, वो प्राइवेट डील रहती है, ठीक है। प्राइवेटली 2% मिलकर भी स्वैप को ऐसे डील कर सकते हैं, फॉरवर्ड को भी डील कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, यस, ट्रेड पे एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करता है, ठीक है। कस्टमाइजेबल, ठीक है। हाँ, इसमें आप प्राइस वगैरह क्वांटिटी वगैरह आप खुद डिसाइड करते हैं, तो ये ये कस्टमाइज्ड है, ये भी कस्टमाइज है, नो, ये पहले से फिक्स रहता है, स्टैंडर्डाइज। जब प्राइस और क्वांटिटी वगैरह अगर फिक्स रहेगी तो स्टैंडर्डाइज होती है, अगर नहीं रहेगी तो वो कस्टमाइज रहती है। बाइंडिंग मतलब कि बायर और सेलर जो होता है वो एकदम पक्के हैं कि डील करनी ही करनी है ऐसा करके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद में वो मना कर दें, ठीक है। तो यस, फॉरवर्ड में यस, स्वैप में भी यस, फ्यूचर में भी यस। ओनली बायर, उनके पास राइट रहता है, ठीक है। वो भी ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि करना ही करना है, उनके पास राइट है बाई सेल करने का, ठीक है। बायर के पास चॉइस होता है लेकिन सेलर को फुलफिल करना ही करना है, ऐसा रहता है, ठीक है, ठीक है। मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, मोस्टली नो, नहीं होता। स्वैप में भी नहीं होता, फ्यूचर में हाँ, ऑप्शन में भी हाँ, ठीक है। तो ये 4 प्रोडक्ट होते हैं अगर डेरिवेटिव मार्केट के, और उसके क्या प्रॉपर्टीज़ रहते हैं वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, ज़्यादा नहीं, 3 टाइप ही पढ़ना है। पहला हेजर, जो अपनी पोजीशन हेज करता है, रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल में निफ्टी फ्यूचर बाई कर लो प्लस सी सेल कर लो, ठीक है। तो ये हेजिंग वो कहलाती है। निफ्टी फ्यूचर बाई, तो इफ़ निफ्टी ऐसे, इफ़ सपोज यू थिंक निफ्टी विल गो अप, ठीक है। आपने ये सोचा कि निफ्टी ऊपर जाएगी, बट किसी कारण निफ्टी नीचे मूव देने लगती है, तो फ्यूचर लॉस देगा बट सी सेल प्रॉफिट देगा और रिस्क रिड्यूस होगा, ठीक है। इसको हेजिंग कहते हैं, सिंपल है। दूसरा होते हैं स्पेक्यूलेटर या फिर ट्रेडर, ठीक है। ये प्राइस को स्पेक्यूलेट करते हैं, मतलब ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल में मान लो रिलायंस, चार्ट देख के हमने देखा कि रिलायंस जाने वाला है 1500, करेंट मार्केट प्राइस है 1400, तो रिलायंस बाई कर लेंगे स्पेक्यूलेशन से, ठीक है। तीसरा होता है आर्बिट्रेग्यूट्स, ठीक है। ये प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठाते हैं डिफरेंट मार्केट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल में सपोज 1 USD इंडिया में 83 रुपीज़ का है और दुबई में 83.10 का है, ठीक है।
दिरहम से कन्वर्ट करके तो डॉलर को इंडिया में बाई करके दुबई में सेल कर देंगे और प्रॉफिट करेंगे। ये रिस्क फ्री है। अब बात ये कि ये रिस्क फ्री है, पर ये पॉसिबल है क्या? तो एक्चुअली ये बहुत नैनो सेकंड के लिए होता है। नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए इम्पॉसिबल है। HNI बिग इंस्टीट्यूशन के लिए पॉसिबल है। ठीक है, आराम से वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स। दो तरह के डेरिवेटिव मार्केट होते हैं। पहला होता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट और दूसरा होता है ओवर द काउंटर। ठीक है, स्टैंडर्डाइज देखते हैं, मतलब प्राइस वगैरह क्वांटिटी वगैरह फिक्स होती है। यस, ओवर द काउंटर में नहीं, कुछ फिक्स नहीं होता। ये इसको खुद एक्सचेंज वो रेगुलेट करता है, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं होती है। इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, इसमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये फॉरवर्ड एंड स्वैप। ठीक है, रिस्क इसमें लो रहता है, इसमें हाई रहता है। ट्रांसपेरेंसी हाई, इसमें लो। ठीक है, ये कौन लोग करते हैं? ट्रेडर, इन्वेस्टर। ठीक, ये कौन करते हैं? बैंक, कॉरपोरेट या इंस्टीट्यूशन, ये वो लोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस के। मैं स्पेलिंग्स भूल जा रहा हूँ बार बार डेरिवेटिव्स के। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या होता है? ठीक है, पहला होता है कि वो रिस्क मैनेज करते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में ऐसे इंग्लिश है, हिंदी प्लस इंग्लिश है जो हम लोग मैसेज टाइप करते हैं, उससे लिखवा रहा हूँ ताकि याद रहेगा, क्योंकि ऑप्शनल रहता है तो आप पढ़ के वैसे कर सकते हैं, आपको लिखना नहीं है। और हिंदी में चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद हो जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में ही बता रहा हूँ और मैसेज लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, जल्दी दिमाग में ऐसे बैठ जाए, बहुत रटने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, ये प्रॉफिट बना के देता है, एसेट के प्राइस मोमेंट को। ठीक है, ये सबको ही पता होगा। और इससे लेवरेज वगैरह भी मिल जाती है, वगैरह भी, लाइक इन हेजिंग। ठीक है, हेजिंग करते हैं तो अगर आप कुछ सेल करते हैं और साथ में बाई कर लेते हैं, तो सपोज 1 लाख है तो हेजिंग करने पे वो 60-70 हज़ार में ही हो जाती है, यानी आपको वो थोड़ा सुकून मिल जाता है, वहाँ पे लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, अब रिस्क क्या क्या है डेरिवेटिव का? ठीक है, पहला होता है काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? अगर सेलर सेल ही करने से मना कर दे तो नहीं, वो तो बेचेगा ही नहीं, तो क्या करोगे आप? उसको कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, प्राइस मूवमेंट कभी बहुत ज़्यादा हुआ तो लॉस भी होता है। ठीक है, सिंपल है। लिक्विडिटी लो रहा तो फंसने के चांसेस रहता है। लिक्विडिटी क्या होता है? सिंपल टर्म में भी ऐसे समझ लो कि लिक्विडिटी मतलब बहुत कम लोग ट्रेड कर रहे हैं वहाँ, तो लिक्विडिटी कम है। बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं कि हर ऑर्डर फुलफिल हो जा रहा है बिना प्राइस के चेंज हुए, तो वहाँ लिक्विडिटी इनफ रहती है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ है इसमें कि एक डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है, जो एक्सचेंज बनाता है इसको रीड करना रहता है डेरिवेटिव्स के रिस्क को समझने के लिए। मतलब ये सिलेबस में नहीं है, मतलब
स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देता है, जिससे आपको समझ में आएगा कि डेरिवेटिव्स के क्या रिस्क करके आगे, ठीक है। ये इतना ही बड़ा चैप्टर था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। हमने बेसिक्स देख लिया, डेरिवेशन हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन देख ली, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, पार्टिसिपेंट, टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, सिग्निफिकेंस और रिस्क फेस सारा देख लिया, ठीक है। इसमें दिया बहुत कुछ है, मैंने सबको समराइज़ किया था कि आसानी से याद हो सके, ठीक है। तो एन इंडेक्स ऑप्शन क्या है, ठीक है, ये तो सिंपल है, इंडेक्स ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, आंसर दिया ही हुआ है लेकिन फिर भी देखा जा सकता है। द परचेस ऑफ शेयर इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेल इन डिफरेंट मार्केट टू बेनिफिट, ये आर्बिट्रेज है। अगर आप जीरोधा ग्रो वगैरह में ट्रेड करते हो तो एनएससी और बीएससी पे भी ऐसा देखोगे कि रिलायंस है तो एनएससी में प्राइस कुछ और बीएससी में प्राइस कुछ और है, दिखते रहता है, और वो इतना कम टाइम में रहता है कि वो दिखे भले ही अलग अलग, पर आप खरीदने जाओगे तो वो हो नहीं पाएगा कि एनएससी में कम पे खरीदे और बीएससी पे ज़्यादा पे बेच दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता, ठीक है। कि वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ऐसी चीज़ होती हैं, तो आप उसको कैप्चर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडिंग हाँ, हेजिंग हाँ, आर्बिट्रेजिंग हाँ, सब करते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेज ड्यू टू, ऑपरेशनल रिस्क होता है जो ऑपरेशन होते रहते हैं, मतलब काम वगैरह होते हैं, वो सब रिस्क, उस रिस्क के कारण जो लॉस होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप डिज़ास्टर प्लानिंग नहीं करते हो तो ऑपरेशन फेल हो जाता है, मान लो कुछ काम करना बंद हो गया अचानक से सडनली, तो वो सब ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आते हैं, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन थे, सिंपल है, ये चैप्टर बहुत ईजी है, ये 10 मार्क्स के रहते हैं और ये 10 में 10 आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, टिल थैंक यू।